जुगाड़ू बहू का मुर्गी और कबूतर के पंख का घर और कंबल। अरे ओ गीता, देखो तो 9 बज गए, बस 1 घंटे ही बचे हुए हैं। अब जल्दी जल्दी घर का काम करवाओ, फिर फैक्ट्री भी जाना है। हाँ दीदी, बस रोटी बन गई है, माँ जी और पापा जी को खाना दे देती हूँ। मैं बाहर एक बार पोछा झाड़ू लगा देती हूँ और बच्चों को तैयार कर देती हूँ। सुबह का तो हमने संभाल लिया, अब सानवी और लवण्या जैसे ही मुर्गी फार्म से आएगी, बाकी काम वो देख लेंगे। बहुएं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रही थी ताकि उन्हें फैक्ट्री के लिए देर न हो। वहीं सानवी और लावण्या मुर्गी फार्म में जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। ये रोज रोज मुर्गियों के इतने सारे पंख टूटते हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। क्या कर सकते हैं दीदी, चलो अब इन्हें बटोर कर एक जगह रख देते हैं। सुना है कि मुर्गियों के पंख की भी बहुत कीमत है। इतनी कीमत होती तो ये मुर्गी सेठ पांडू ये पंख फेंकने के लिए क्यों कहता, सब बटोर कर खुद रख लेता है। कुछ भी हो, मैं सोच रही हूँ कि हमें इन पंखों को बटोर कर रखना चाहिए, क्योंकि जानवरों से मिलने वाली कोई भी चीज बेकार नहीं होती, इनका कोई ना कोई उपयोग तो जरूर ही हो जाएगा। हाँ लेकिन फटाफट पहले काम करो, दीदी के फैक्ट्री जाने का समय हो गया है, हमें समय से घर पहुंचकर बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है। सानवी और लावण्या सुबह तड़के आकर मुर्गी फार्म में काम करती थी और बदले में पांडू सेठ उन्हें कुछ पैसे और अंडे दे दिया करता था। सानवी और लावण्या वहां मुर्गी के अंडे बटोर कर रखना, डब्बों को साफ करना, मुर्गियों की देखभाल करने जैसे काम करती थी और पंखों को बटोर कर एक जगह रख देती थी, क्योंकि लावण्या को पता था कि ये बिकते हैं, लेकिन कहाँ ये नहीं पता था। दोनों बहुएं जल्दी से अपना काम निपटा कर घर आ जाती हैं और तीनों बहुओं के फैक्ट्री जाने के बाद वो घर संभालती हैं। वहीं फैक्ट्री में बाप रे, अब भी ढेर सारे ये बैडमिंटन के रैकेट बनाकर पैक करने हैं। 100 रैकेट के बस 50 रुपए मिलते हैं, सारा दिन इतना काम करके कुछ नहीं मिलता तो दिमाग तो खराब हो जाता है। अगर मजदूरी ना होती दीदी तो मैं कभी काम ना करती यहाँ। अब चुपचाप काम करो, वरना मालिक ने सुन लिया ना तो फालतू में बवाल कर देगा। तीनों बहुएं कबूतर के पंखों से बैडमिंटन का रैकेट बनाती हैं और उन्हें पन्नी में पैक करती जाती हैं। पूरे दिन मुश्किल से तीनों मिलकर 200 रुपए ही कमा पाती हैं। देखो इतनी मेहनत करने के बाद में क्या मिला, ये 200 रुपए। खैर चलो अब घर चलते हैं, घर चलकर बच्चों को भी पढ़ाना है। शाम होते ही बहुओं के पति भी अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेकर लौट रहे थे और फैक्ट्री के बाहर आकर अपनी बीवियों को लेकर उनके साथ ही घर आते हैं। आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ, अब ठंड का महीना जो आ गया है, ठंड तो लगनी ही है। पर ठंड में तो हालत खराब हो जाएगी। देखते हैं, कुछ पैसे मिलने वाले हैं, अगर मिल गए तो ठंडी से बचाने का जुगाड़ ही हो जाएगा। हाँ भैया, अभी से इतनी ठंड है, पता नहीं आगे क्या होगा। सभी चलकर घर जाते हैं और बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, जिसके बाद बहुएं बाहर आग जला लेती हैं ताकि सबको आग सेक कर थोड़ी राहत मिले। वहीं सानवी और लावण्या खाना बनाती हैं। माँ, ये क्या है, रोज रोज आप फीकी फीकी दाल बनाती हो। खा ले बेटा, अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है कि हम कुछ बढ़िया बनाकर खिला सके। लेकिन टिफिन में तो कुछ बढ़िया दिया करो। कुछ दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कल से मैं पांडू सेठ से पैसों के बदले अंडे ही ले आया करूंगी, ताकि बच्चों को कुछ अच्छा खाने को तो मिल सके। बहू, बच्चों की जीभ का स्वाद बढ़ाने के चक्कर में घर की परिस्थिति को खराब नहीं करना है। तुम 10 लोग कमाते हो तब जाकर घर से ठीक चल रहा है। ठंडी भी आ गई है, ढेरों खर्चे लगे हैं। देख रही हो ये घर की बनी झोपड़ी ठंड से राहत नहीं देने वाली है। सही कह रही है रामकली जी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। पांडू की बीवी फार्म में नहीं थी, इसलिए दोनों बहुएं वहां काम करने जाती थी। एक दिन, हाँ तुम दोनों का शुक्रिया, तुम ये जो पंख बटोर कर रख रही थी ये ले सकती हो, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। दोनों बहुएं काम छूटने के दुख में निराश होकर घर आ जाती हैं। आज ठंडी रोज से ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं बाकी की 3 बहुएं भी आज बहुत निराशा के साथ घर आती हैं। क्या हुआ बहू, ज्यादा ठंडी लग गई क्या? ठंडी से ज्यादा सदमा लग गया है माँ जी। हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे, मालिक उसे बंद करके भाग गया, क्योंकि फैक्ट्री कुछ महीनों से लॉस में चल रही थी। पांडू की बीवी आ गई कल से, उसने भी काम पर आने के लिए मना कर दिया है। ऐसे दिन बीतते हैं। अब 5 बहुएं घर में ही रहती हैं, जिससे कमाई आधी हो जाती है और ठंडी में घर वालों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दिन ब दिन बढ़ती ठंडी के कारण सभी का उठना बैठना, काम करना सब कुछ मुश्किल था। जहाँ लोग ठंडी के मजे कर रहे हैं, यहाँ हमारी हालत खराब हो गई है। दीदी, अपनी झोपड़ी को मजबूत बनाना होगा ताकि हमें गर्माहट मिले और हम ठंडी से बच सके। और ये कैसे पॉसिबल है?
हम सोच रहे हैं कि झोपड़ी की घर पर मिट्टी की मोटी परत जमा कर पहले इसे मजबूत करें, फिर हमने जो पांडु के यहाँ से मुर्गी के पंख लाए थे ना, उसे पूरी झोपड़ी पर चिपका दे। वैसे भी जानवरों के पंख गर्म होते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और हमारे यहाँ नदी किनारे वो कबूतर खाना है जहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और कबूतरों को सुबह दाना डालते हैं। हम वहाँ से कबूतर के पंख भी लाकर झोपड़े पर चिपका देंगे। ज्यादा पंख होंगे तो झोपड़ा ज्यादा मजबूत और गर्म तो रहेगा, साथ में सुंदर भी लगेगा। सभी घर वालों को गीता की बात जम जाती है, जिसके बाद गीता और लक्ष्मी नदी के पास वाले कबूतर खाना में जाकर वहां ढेर सारे कबूतर के पंख ले आती हैं और यहाँ लावण्या और सानवी दोनों बहुएं मिट्टी को पानी में सान कर मिट्टी की मोटी परत से झोपड़ा मजबूत करने में लग जाती हैं। जिसके बाद गीली दीवारों पर ही बहुएं चारों तरफ से मुर्गी और कबूतर के पंख चिपका देती हैं। झोपड़ा देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था, साथ में अंदर से वो काफी गर्म भी हो गया था। हमने नहीं सोचा था कि एक मुर्गे और कबूतर के पंख से हमारा घर इतना गर्म हो जाएगा। इसलिए तो पक्षी के शरीर पर इतने सारे पंख होते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे और गर्माहट मिलती रहे। हाँ माँ, सही कह रही है, मैंने भी एक किताब में पढ़ा था। बहू का मुर्गी और कबूतर के पंखों से बना हुआ झोपड़ी काफी ज्यादा सुंदर था और अंदर से गर्म भी। अब बाहर की आने वाली सारी हवाएं मुर्गी और कबूतर के पंखों से बने झोपड़ी के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि और गर्म पंख ठंडी से घर वालों को प्रोटेक्ट करते थे। जैसे ही दिन बीत रहे थे, अरे ये क्या, रामकली बहन घर को चिड़ियाघर बना लिया है क्या? ये क्या हरकत है? कैसे घर सजा रखा है? तुम्हारी तरह हम अमीर नहीं है बहन, तो जितना होगा उतने में गुजारा कर रहे हैं। अरे मुझे क्या करना, मैं तो बस समझा रही थी। ऐसे चिड़ियाघर देखकर हमारा तो एंटरटेनमेंट ही होता है। दुनिया मजाक ना उड़ाए इसलिए कह रही थी। बाकी तुम्हारा घर तुम्हारी मर्जी, हमें क्या करना है। फिर सुषमा वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और ठंडी बढ़ जाती है। अब बच्चे जब स्कूल जाते तो उन्हें कड़ाके की ठंड लगती, जिससे वो खूब कांपने लगते थे। बेटा सूरज और चिंकी, आप लोग ऐसे बिना ठंड के कपड़ों की स्कूल मत आया करो। अब अपने पेरेंट्स को शूज, स्वेटर और दस्ताने लेने के लिए कह दो। देखो कैसे दूसरे बच्चे पहन ओढ़ कर आते हैं, वरना अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो स्कूल अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है टीचर, आज मम्मा को हम कह देंगे। वहीं स्कूल से छूटने के बाद जब दोनों बच्चे घर जाने लगते हैं, तभी तेज ठंडी के कारण उन्हें ठंड लग जाती है और घर जाकर उन्हें खूब सर्दी खांसी हो जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चों को क्या हो गया? अचानक से इतने बीमार हो गए। टीचर ने तो पहले ही कहा था मम्मा कि पेरेंट्स को बोलो गर्म कपड़े पहना कर भेजें, वरना तबीयत खराब हुई तो स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। पल्लवी और गीता बच्चों के गर्म कपड़ों के लिए अपने अपने पति से बात करती हैं। गीता, जब से फैक्ट्री बंद हुई है देख ही रही हो, पैसे कम हैं और लोग ज्यादा, ऐसे में बच्चों के लिए महंगे ठंड के कपड़े खरीदना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, और बाजार में इस समय सस्ते से सस्ता स्वेटर भी 600 से 800 तक का आ रहा है। अब बच्चे बीमार हो गए हैं तो इससे ज्यादा खर्च तो दवाई में चला जाएगा। पूरी ठंडी तो ऐसे ही नहीं बिता सकते ना। ठीक है, ये लो 500 रुपए, अभी इतने ही हैं, घर के राशन के लिए भी पैसे चाहिए ना, इतने पैसे में कुछ मिले तो देख लेना। ठीक है जी। अगले दिन पल्लवी और गीता अपने बच्चों को ठंड के कपड़े दिलाने जाती है, लेकिन कपड़ों का रेट सुनकर ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। भैया, ये ठंड के कपड़े बेच रहे हो या सोना इतना महंगा? नहीं लेना तो आगे बढ़ जाओ, खरीदार बहुत है। देखो तो इनकी अकड़ कितनी है। चलो गीता, हमें यहाँ से कुछ नहीं खरीदना है। जिसके बाद गीता और पल्लवी वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। वहीं दोनों बहुएं पूरा मार्केट छान मारती हैं, लेकिन वहाँ ठंडी के कपड़े हर जगह महंगे ही थे, जिस कारण वो कुछ नहीं खरीद पाती। वहीं वो एक दुकान पर पंखों वाली टोपी और दस्ताने देखती है। कितने महंगे लग रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ज्यादा लागत में नहीं बने। ऐसा लग रहा है कि मुर्गी के पंखों का ही इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। गीता की बात सुनकर अचानक से पल्लवी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे वाह, अच्छा आइडिया आया। हमारे घर पर तो ढेर सारे मुर्गी और कबूतर के पंख रखे हैं। पंख गर्म भी होते हैं और सॉफ्ट भी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना उन पंखों से बच्चों के स्वेटर, दस्ताने और ठंड की टोपी बना दे। वाह दीदी, गजब का आइडिया है। यहाँ कुछ खरीदे तो नहीं, लेकिन यहाँ आकर एक फायदा तो हो ही गया है। जिसके बाद गीता और पल्लवी घर जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि लावण्या पंखों को फेंकने जा रही है। अरे इसे फेंकने क्यों जा रही हो? जब देखो माँ जी इन पंखों की वजह से सुनाती रहती है और घर में कितनी बदबू आ रही है, इसलिए इनको फेंकने जा रही हूँ। मुर्गी की बदबू है, इसे धुलने पर निकल जाएगी।
इन बेकार पंखों का क्या करोगी? ये बेचने से भी नहीं बिक रहे। हम इससे बच्चों के लिए जैकेट, टोपी और दस्ताने बनाएंगे, देखते जाओ। जिसके बाद गीता और पल्लवी एक जूट की बोरी लेकर जैकेट बनाने के लिए कटिंग करती हैं और उस पर मुर्गी और कबूतर के पंख रखकर सिलाई शुरू करती हैं। पंख पहले से गर्म थे, लेकिन अंदर से जूट की बोरी लगाने से जैकेट मजबूत हो जाती है और पहले से ज्यादा गर्म भी। ऐसी दोनों बहुएं पंखों को आपस में सिलकर बच्चों के लिए दस्ताने और गर्म टोपी भी तैयार करती हैं और अगले दिन उन्हें धूल पर धूप में डाल देती हैं ताकि उसमें से मुर्गी और कबूतर की बदबू ना आए। अगले दिन बच्चों, ये देखो, हमने आपके लिए स्वेटर, दस्ताने बनाए हैं, साथ में टोपी भी है। अब आपको ठंड नहीं लगेगी। हाँ मम्मी, और ये कितना सॉफ्ट भी है। इसे पहनने के बाद तो लग नहीं रहा है कि आपने इसे अपने हाथों से बनाया है। वाह चाची, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। आज हमें भी स्कूल जाते समय ठंडी नहीं लगेगी। चलो पिंकी, अब स्कूल जाते हैं, स्कूल का समय हो गया। फिर दोनों बच्चे अपने पापा के साथ स्कूल चले जाते हैं। अब बच्चे आराम से मुर्गी और कबूतर के पंख से बने हुए गर्म कपड़े पहनते और उन्हें ठंड नहीं लगती। और स्कूल में भी अब उनके फ्रेंड्स उनसे पूछते कि तुमने ये इतना प्यारा जैकेट कहाँ से लिया है। ऐसे दिन बीत रहे थे, ठंडी अपने पीक पर पहुंच रही थी। अब सभी के पति जब काम करके आते तो ओस से भीग जाते, उन्हें कड़ाके की ठंड भी लग जाती थी। इतनी तेज ठंड हो गई थी कि बोलने पर मुंह से धुआं निकला। एक दिन, अरे ओ जुगाड़ू भाऊ, आपने बच्चों के लिए कितना बढ़िया टोपी और स्वेटर तैयार किया है। पतियों के लिए भी गर्मा गर्म कपड़े पहना, तो देखती हो कैसे ओस से भीग कर आते हैं। हाँ रकुल चाची, आप सही कह रहे हो। घर की जिम्मेदारी और गरीबी से परेशान टेंशन की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, ये बहुत ही कॉमन बात है। वैसे ठंडी में मेरे लिए एक दस्ताने बना दोगी क्या? बाजार में दस्ताने बहुत महंगे हैं, बदले में जो पैसे बने ले लेना। ठीक है। जिसके बाद लक्ष्मी अब रकुल काकी को उनके लिए दस्ताने बना कर देती है और रकुल बदले में बहू को 100 रुपए देती है। ये पैसे रख लेती हूँ, जरूरत में काम आएंगे। दीदी लोग काम कर रही हैं, मैं ही हमारे पतियों के लिए टोपी और दस्ताने बना देती हूँ। ये सोचकर लक्ष्मी मुर्गी और कबूतर के पंखों पर हाथ से सिलाई करके उन्हें जोड़ जोड़ कर बढ़िया सा मजबूत गर्म टोपी और दस्ताना तैयार करती है। ये तो वाकई में ही बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बना है। इतनी ठंडी में माँ बाबूजी के लिए गर्मा गर्म कपड़े बना देती हूँ। जिसके बाद लक्ष्मी लावण्या और सानवी की मदद से ससुर जी के लिए मुर्गी और कबूतर के पंखों से जैकेट और सास के लिए शॉल बनाती है। और शाम में जब ठंडी बढ़ जाती है तो माँ जी, ये लीजिए, आप दोनों ये ओढ़ लो, इससे ठंड नहीं लगेगी। और करण जी, देवर जी, जेठ जी, आप सभी के लिए ये टोपी, दस्ताने और जैकेट। अब आपको भी ठंड से परेशानी नहीं होगी। बाहर की ठंडी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। पांचों बहुओं के पति जब बहुओं द्वारा बनाए हुए गर्म कपड़े पहनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अरे वाह, ये तो वाकई काफी कमाल की चीज है। यकीन नहीं होता कि घर पर ही बाजार जैसे गर्म कपड़े बन गए। अब तो बाहर काम करने में तकलीफ भी नहीं होगी। ये मुर्गे और कबूतर के पंख से बने हुए कपड़े काफी ज्यादा गर्म हैं। अब पांचों के पति आराम से काम के लिए जाते और शाम में गर्म कपड़े पहन कर आते, जिससे उन्हें ठंडी बहुत कम लगती। बहू, हमसे कोई दुश्मनी है क्या, जो तूने इन दोनों माँ बेटी के लिए ही कंबल बनाया बस? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। सारे पंख खत्म हो चुके हैं, अब नए पंख लाने पड़ेंगे, तभी हम सभी के लिए जुगाड़ करके कंबल बना पाएंगे। लक्ष्मी, सानवी और लवन्या, तुम तीनों घर संभाल लो। मैं और जेठानी जी कबूतर खाने से पंख लेकर आती हैं। दोनों बहुएं कबूतर खाने जाती हैं, लेकिन आज वहाँ बहुत कम ही कबूतर के पंख थे। आधी बोरी पंख लेकर ही वो घर वापस आ जाती हैं। इतने से पंख से तो कुछ नहीं होगा। ओ दीदी, चिंता मत करो, वो हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे, चाबी तो अपने पास ही है और वो दोबारा खुलने वाली भी नहीं है। चलो वहाँ से पंख ले आते हैं। वैसे भी वहाँ तो सफेद कबूतरों के पंखों का भंडार है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो चलते हैं। फिर तीनों बहुएं फैक्ट्री में जाती हैं और बोरी भर भर कर ढेर सारे कबूतर के पंख लेकर आती हैं। वहीं सानवी और लवन्या पांडु के यहाँ जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ तो बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई। ठीक है। जिसके बाद दोनों बहुएं फार्म में फैले हुए सारे पंखों को बटोर कर एक बोरी में भर लेती हैं और फार्म की सफाई कर देती हैं। बदले में पांडु उन्हें 2 दर्जन अंडे और 100 रुपए भी देता है। चलो, आज तो अंडा करी बनेगी ठंड में। अंडा करी खाकर मजा आ जाएगा और इतने सारे पंखों से कंबल क्या, रजाई भी बन जाएगी। जिसके बाद बहुएं पंखों को लेकर घर आती हैं और देखती हैं कि उनकी जेठानी ने पहले ही काम शुरू कर दिया है।
पांचों बहुएं मिलकर पहले सभी के लिए चादर पर पंख सिलकर मोटे कंबल तैयार करती हैं, जिसके बाद वो पंखों को जोड़कर एक बड़ी सी खोल तैयार करती हैं और उसमें ढेर सारे पंख भरकर बढ़िया मोटी सी रजाई बनाती हैं। बहू, मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, एक गरम तकिया बना देती तो बहुत अच्छा होता। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ, कोई बात नहीं। जिसके बाद गीता मुर्गी और कबूतर के पंखों को जोड़कर सिलकर सास के गर्दन के लिए गरम तकिया बनाती हैं और सिर पर रखने के लिए भी एक तकिया बनाती हैं, ताकि ठंड से सास की माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ न जाए। बहुओं की जुगाड़ू रजाई, गद्दे और कंबल के कारण अब ससुराल में सभी आराम से सोते हैं और उन्हें ठंडी नहीं लगती। वहीं बाजार जाने के लिए भी अब उनके पास गर्म कपड़े हो गए, जिसे ओढ़कर सभी आराम से अपने काम पर, बच्चे स्कूल, सास ससुर टहलने और नंद कॉलेज के लिए जा पाती थी। वहीं अब भी घर में ढेर सारे पंख बचे हुए थे। एक दिन बड़ी बहू के भाई और भाभी घर आते हैं। भैया भाभी, आप लोग आज अचानक से यहाँ कैसे? नहीं जी, हम बस बगल के गांव में दवा लेने आए थे, यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा मिलकर चले जाए। अच्छा हुआ आप आ गए, बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पिंकी और अजय बैठने के लिए देखने लगते हैं कि वो किस पे बैठे, लेकिन वहां बैठने के लिए कुछ था ही नहीं। पिंकी बिना कुछ बोले नंद के ससुराल में जमीन पर बैठ जाती है। जमीन बहुत ठंडी थी, जिस कारण उसे बैठा नहीं जाता। वहीं गीता ये सब देख लेती है। फिर गीता जल्दी से मुर्गे और सफेद कबूतर के पंख को बीनकर जोड़कर बैठने के लिए चटाई तैयार करती है। भैया भाभी माफ करना, दीदी एक्साइटमेंट में बैठने के लिए चटाई बिछाना भूल गई। रुको मैं बिछा देती हूँ, फिर बैठिए। गीता चटाई बिछाती है, तब तक पल्लवी चाय नाश्ता लेकर आती है। थोड़ी देर में खाना भी बन जाता है। पांचों देवरानी जिठानी मिलकर पल्लवी के भैया भाभी की खूब खातिरदारी करती हैं। ये देखकर पिंकी खुश हो जाती है। बहुत दिन बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, अब चलता हूँ। ठीक है भैया, बाय, भाभी बाय। जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीता और बाकी देवरानियों तुम सबका। आज तो भैया भाभी के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ जाती तो कभी भाभी ढंग से बात भी नहीं करती। जेठानी जी, आप हमारे लिए इतना करती हो तो हम कैसे आपकी इज्जत जाने देते। और इसी इंसिडेंट से हमें ये भी समझ आ गया है कि घर में कोई आ जाए तो बैठने उठने के लिए कुछ नहीं है। दीदी अब तो जुगाड़ करना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो। जिसके बाद बहुएं जंगल से लकड़ी लेकर आती हैं और उन पर मुर्गे और कबूतर के पंख चिपकाकर बढ़िया सा सॉफ्ट सा कुर्सी तैयार करती हैं और साथ में बैठने के लिए मुर्गे और कबूतर के पंखों से ही बीन बैग जैसा काउच बनाती हैं, ताकि ठंडी में किसी को भी नीचे न बैठना पड़े। वहीं ससुराल में ठंडी से सास ससुर के कमर की दिक्कत बढ़ती ही जा रही थी, जिस कारण अब सास परेशान रहने लगती है। माँ का दर्द देखा नहीं जाता। अगर पैसे होते तो बेड बनवा देता ताकि माँ बाबूजी को सोने में कोई दिक्कत ना हो। सही कह रहा है भाई, लेकिन हमारी फूटी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है कि परिवार के लिए कुछ बढ़िया कर पाए। जब देखो तब कमाई जितनी होती है घर के राशन पानी में ही खर्च हो जाती है। आप लोग चिंता क्यों करते हैं, हम माँ जी के लिए एक सॉफ्ट बेड तैयार कर सकते हैं। वो कैसे? आप लोग बस देखते जाइए। पता है, राजू काका के खेतों में धान की कटाई हो रही है। कह रहे थे कि मजदूर की जरूरत है। अगर हम पांचों साथ में जाएंगे तो एक दिन में काम हो जाएगा और मैं उन्हें कह दूंगी कि जो भूसा बचेगा हमें दे देना। लेकिन उसका क्या करेंगे दीदी? बेड तो नहीं बनाने वाली, क्योंकि धान गर्म होती है। हम घर के ऊपर पंखों को फैलाकर एक सॉफ्ट नरम बेड तैयार कर सकते हैं। सही पकड़ी हो, वही करने की सोच रही थी। चलो अब अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन पांचों बहुएं घर का काम निपटाकर राजू के खेतों में जाकर उनका धान कटवाती हैं और पिटवाती हैं। राजू भैया, क्या हम ये धान का पायरा ले जा सकते हैं, अगर आपको एतराज ना हो? हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी इनकी कोई कीमत नहीं मिल रही है आजकल, तो क्या ही करूंगा इसे रखकर। जिसके बाद पांचों बहुएं सारा धान का पायरा लेकर घर आ जाती हैं। उनके बेड के आकार के घर में एक कोने में फैलाकर बड़ा सा चौखट बेड तैयार करती हैं और फिर उस पर ढेर सारे मुर्गी और कबूतर के पंख फैला देती हैं। दीदी ये देखो, मैंने बेड के लिए मुर्गी और कबूतर के पंखों से बेडशीट भी बनाई है। सानवी ने बहुत ही सुंदर बेडशीट तैयार की थी। बेड बनाकर बहुएं उस पर सानवी द्वारा बनाई गई बेडशीट बिछा देती हैं और जब रात में सास बहू के बनाए हुए बेड पर सोती है तो अगली सुबह मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बेड पर सोई हूँ। अरे क्यों बुढ़िया, फिर क्या लग रहा था? स्वर्ग सिधार गई। स्वर्ग सिधारे तेरे दुश्मन। इतना मुलायम बेड है, इस पर सोकर ऐसा लग रहा था मैं जैसे गर्म बादलों पर सोई हूँ। ठंडी का बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा था। ऊपर से इतना मुलायम बिस्तर है कि सारा दर्द, सारी थकान भाग गई। वाह मेरी बहुएं तो काफी जुगाड़ू है।
बहुओं को कोई भी काम करना होता तो वो बड़े ही जुगाड़ के साथ मुर्गे और कबूतर के पंख से हर चीज तैयार कर देती थी। वहीं बहुओं के जुगाड़ू सामान और कपड़ों को देखकर अब आसपास की औरतें और बाकी लोगों को भी उनकी तरह कपड़े गरम पहनने की लालसा होती है। अरे लखन भैया, तुम्हारे सिर की टोपी तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से ली? अरे भाई, मेरे घर की हालत देखकर लगता है कि मैं खरीद पाऊंगा इतनी सुंदर टोपी। यह तो मेरी 5 जुगाड़ू बहुओं ने मुर्गे और कबूतर के पंख से बनाई है। अच्छा, लेकिन देखकर नहीं लग रहा कि ये हाथ से बनाई हुई है। भाई, बहू को कह दो कि अपने जौहर चाचा के लिए भी बना दे, जो पैसे होंगे ले लेना। हाँ ठीक है भाई, मैं आज ही बहुओं को कह देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ देखो बहनों, जब से मेरी बहू ने घर पर मुर्गी और कबूतर के पंखों से रजाई, कंबल, बेड तकिया सब बना दिया तो मेरी तबीयत सुधर गई, वरना ठंडी इतनी लगती थी कि ऐसा लगता था कि मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। वैसे तुम्हारे घर का बेड तो ज्यादा ही सुंदर है, बहू को कह दो मेरे लिए भी बना दे, जो पैसे होंगे मैं दे दूंगी। ठीक है, मैं कह दूंगी। अब ऐसे ही बहुओं के पास गर्म कपड़े, दस्ताने, टोपी, इतना तक कि घर के टिकाऊ जुगाड़ू सामान बनाने के लिए भी ऑर्डर आने लगते हैं और घर बैठे ही बहुएं अब जुगाड़ू सामान बनाकर बेचने लगती हैं, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। हाँ देवर जी सही कह रहे हैं, हमने तो ये बात सोची ही नहीं। बहनों, अब हम केवल बाजार में ही अपने हाथ से बनाई हुई वस्तु बेचेंगे और जो घर खरीदने आएगा उसे भी बाजार में ही बुलाएंगे, उससे हमारे अच्छे पैसे भी बन जाएंगे। सही कह रही हो भाभी, वरना ये गांव के लोग तो सस्ता मंडा ही ढूंढते रहते हैं। जिसके बाद 5 बहुएं रंग बिरंगे पंखों के कंबल, तकिया, चद्दर, रजाई, स्वेटर, टोपी, दस्ताने, मफलर, ठंडी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज बनाकर बाजार में ले जाकर बेचने लगती हैं। वहीं एक ही जगह पर इतने सारे गर्म कपड़े देखकर लोगों को 5 बहुओं की दुकान काफी ज्यादा अच्छी लगती है और लोग भीड़ लगाकर उनसे सामान लेने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुओं के पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। गीता, लक्ष्मी, लावण्य और सानवी, मेरी चारों देवरानी, अगर तुम चारों का सपोर्ट ना होता तो हम कभी इतना कुछ नहीं कर पाते। मैं सोच रही हूँ कि उस बंद फैक्ट्री को शुरू करें और वहाँ से अपने काम को गति दे, क्या कहती हो? वाह दीदी, क्या गजब का आइडिया है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम कभी इतना कुछ बड़ा करने वाले हैं। बड़ा करने वालों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कर दिखाते हैं और आप 5 इसकी मिसाल हो। आप लोग करो, हम दिहाड़ी करने के बजाय आप 5 के लिए काम करेंगे, क्यों भैया? हाँ, तुम फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम संभालना, हम शहर जाकर ऑर्डर लेकर आएंगे और डिलीवरी देंगे। हाँ भैया, ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है। जिसके बाद 5 बहुएं अपने पास जमा पैसों से बंद फैक्ट्री को रीस्टार्ट करती हैं और वहां मुर्गी और कबूतर के पंखों से कंबल, गर्म कपड़े और दस्ताने बनाने का काम शुरू करती हैं। साथ में बहुएं पंखों से दरवाजे और दीवार के तोरण, टोकरी और सजावटी वस्तुएं भी बनाती थी, जिससे उनके पास हर तरह के ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी फैक्ट्री का काम चल जाता है। पता है, इस बार हमें शहर के सबसे बड़े क्लोथिंग ब्रांड से ऑर्डर मिला है। 1000 पीस दस्ताना, 1000 पीस गरम जैकेट और हमारे पास जो भी कुछ है उसके 100 पीस। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर बहुएं खुश हो जाती हैं और आसपास के मुर्गी पालन और कबूतर खाने से ढेर सारे पंख लेकर आती हैं और उनसे सारे कपड़े और वस्तुएं बनाना शुरू करती हैं। दिन रात की मेहनत के बाद 1 हफ्ते में ही वो अपना इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर लेती हैं, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाभी आप लोगों के चलते आज हम अमीर हो रहे हैं। मेरी बहुएं तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बहुओं का काम अच्छा चल पड़ता है और साथ ही वो अपने काम से होने वाली बरकत के चलते ठंड में गरीबों की भी मदद करती हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं।